हेलो फ्रेंड्स, मैं आलम चौधरी और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आप जैसा कि यहाँ सामने अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल। इससे पिछली दो वीडियो हम लोग डाल चुके हैं, जिनमें हमने पहली वीडियो में पढ़ा था पूरा पाषाण काल। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मध्य पाषाण काल। और इसी का जो तीसरा पार्ट होता है हमारा नवपाषाण काल को हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में। और इसी के साथ साथ हमारा जो पाषाण काल है, जो हमारा स्टोन एज है, उसका क्या हो जाएगा, आज दी एंड हो जाएगा, वो बिल्कुल आज समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पहले इसको हम शुरू करने से पहले थोड़ा आपके बारे में डिस्कस कर लेते हैं मध्य पाषाण काल। कि मध्य पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, या उसको कहानी के रूप में हम थोड़ा आगे बढ़े थे, उसको एक बार हम फिर से दोहराते हैं। जब हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे थे, जब पूरा पाषाण काल को हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई पूरा पाषाण काल को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिन्हें बोला गया था निम्न पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल। ठीक है। जो हमारा लास्ट था उच्च पुरा पाषाण काल, क्या था, उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि इस काल में आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो गया था। कैसे मानव का, आधुनिक ढंग के मानव, आधुनिक मतलब मॉडर्न ह्यूमन, जो आज के समय का मानव है, उसका उदय हो गया था। कौन से समय में, उच्च पुरा पाषाण काल में। हमने बात की थी जब उच्च पुरा पाषाण काल में आधुनिक ढंग के मानव का उदय हो जाएगा, जब आज के समय का मानव आ जाएगा, तो वो आज के समय की तरह अपना दिमाग चलाना शुरू कर देगा। ठीक है। जिस तरह आज के समय में अपना खुराफाती दिमाग लोग चलाते हैं, कुछ भी कर डालते हैं। ठीक है। तो उस समय उसने भी सोचा होगा कि कुछ ना कुछ हमें करना है। उसने क्या सोचा था, देखिए पूरा पाषाण काल में हम लोगों ने पढ़ा था, इसे क्या बोला जाता था, शिकारी युग बोला जाता था। कैसा युग, शिकारी युग। कौन से काल को, पूरा पाषाण काल को क्या बोला जाता था, हमारा शिकारी युग बोला जाता था। क्या, शिकारी युग बोला जाता था। इसने क्या सोचा था कि भाई जिन जानवरों का शिकार करने के लिए हम लोग जंगल में जाते हैं, ठीक है, जानवरों का शिकार करने के लिए कहाँ पर जाते हैं, जंगल में जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हिंसक पशुओं का हम खुद भी शिकार बन बैठते हैं। क्या, हम हिंसक पशुओं का खुद भी शिकार बन बैठते हैं। आपने अगर दूसरी वीडियो हमारी देखी हो, तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया था कहानी के माध्यम से किस तरह से आदि मानव पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की तरफ चला जाता है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जाकर के देख लें, वो अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप पूरा पाषाण काल की वीडियो देखेंगे, उसके बाद मध्य पाषाण काल की वीडियो देखेंगे। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं आपके साथ में क्या, नव पाषाण काल। ठीक है। जब आप बात आपको समझ आती है, देखो जब मध्य पाषाण काल में मानव आ जाता है, तो मध्य पाषाण काल में लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, पशुओं को पालना शुरू कर देते हैं। क्या शुरू कर देते हैं, पशु पालन शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही उसने पशुपालन शुरू किया, तो हमने आपसे कल भी बात की थी कि जो पशुओं को पालेगा वही उनके चारे की भी व्यवस्था करेगा। ठीक है। जो पशुओं को पालेगा वही तो चारे की व्यवस्था करेगा, कोई पड़ोसी तो आएगा नहीं। ठीक है। या कोई दूसरे देश का आदमी तो आएगा नहीं आपके पशुओं को चारा डालने के लिए, आपके पशुओं के लिए चारा लाने के लिए। जंगल से आपके पशुओं के लिए कोई चारा लाए, ऐसा तो कोई और करेगा नहीं। भाई जिसके पशु हैं वही करेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही उसी को करना पड़ेगा भाई। अगर आपको दूध चाहिए तो आपको खुद ही लाना पड़ेगा, जरूरी है ये तो। ठीक है। जिसके घर में पशु पलते हैं सभी को पता होगा कि भाई कितना चारा उनके लिए लाना पड़ता है खेत से जा करके। ठीक है। और भी बहुत सारे काम उनके पशुओं के होते हैं जो कि करने पड़ जाते हैं। तो देखो, जैसे ही आदि मानव ने पशुओं के चारे की व्यवस्था करनी शुरू की, तो उस समय देखो खेती तो ये लोग करते नहीं थे, कहाँ, मैदानों में उन्हें चरने के लिए छोड़ देते थे। मैदानों में भैंसों को चरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है। तो ये भैंस बना दी गई है हमारे द्वारा यहाँ पर, ये भैंस को बना दिया गया। ये कहाँ, मैदान में चर रही हैं, भैंस गाय जो भी है मैदान में चर रही हैं। अब जब ये गाय भैंस मैदानों में चरती रहेंगी, जब पशु मैदानों में चरते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो मैदान की घास खत्म होगी। ऐसा थोड़ा ही ना है कि हमेशा से मैदान में घास रहेगी, घास खत्म हो जाएगी। जब घास खत्म हो जाएगी, तो आदि मानव को दूसरे मैदान की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। मैदान की तरफ जाना पड़ेगा। और जैसे ही आदि मानव दूसरे मैदान की तरफ जाएगा, तो भाई उसे एक अलग दूसरी जगह मैदान खोजना पड़ेगा, और मैदान खोजकर वहां पर अपनी झोपड़ियां बनानी पड़ेंगी। क्या, अपनी झोपड़ियां बनानी पड़ेंगी। अब जैसे ही इधर उधर मानव भटकने लगा, पशुओं के चारे की तलाश में जैसे ही मानव इधर उधर भटकने लगा, अब मानव अपने जीवन में स्थायित्व ढूंढना चाहता है।
मानव क्या चाहता है कि अब हम एक जगह ही रहना चाहते हैं, और एक जगह मानव कब रहेगा, जब वो खेती करना शुरू करेगा। और जैसे ही मानव ने एक जगह रहकर खेती करना शुरू किया, तभी हमारे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी कि अब क्या आ गया, हमारा मध्य पाषाण काल। क्या आ गया, मध्य पाषाण काल आ गया, सॉरी नव पाषाण काल आ गया, मध्य पाषाण काल नहीं, नव पाषाण काल। तो आप कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव का काम केवल और केवल क्या था भाई, शिकार करना। क्या था, शिकार करना। मध्य पाषाण काल में आदि मानव का काम दो हो गए थे, एक तो पशुपालन, क्या करना, पशुओं को पालना, और दूसरा काम क्या था, उन पशुओं का शिकार करना। देखो, अब आ जाते हैं हम लोग नवपाषाण काल में। यहाँ पर इनके काम की प्रायोरिटी चेंज होती रहती है। यहाँ पर पूरा पाषाण काल में पूरी प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, केवल और केवल शिकार को। हमने कहा था भोजन संग्राहक काल था वो। शिकारी युग भी जिसको बोला जाता है, शिकारी युग इसी को बोला जाता है, पूरा पाषाण काल को। भाई इसको केवल काम क्या था, अपने शिकार को ढूंढना, उसका शिकार करना और खाना और अपनी भूख मिटा लेना। ठीक है। उसके बाद जो हमारा मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल में क्या, पशुओं को पकड़ कर लाता, उन्हें पालता, और जैसे ही भूख लगती किसी पशु को अपना निवाला बना लेता था। उसको क्या कहते थे, शिकार कहते थे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मध्य पाषाण काल में किसको दी जाती थी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दी जाती थी, पशुपालन को, और दूसरे नंबर पर रखता था वो किसको, शिकार को। जैसे ही एक और कार्य उसने अपना बढ़ाया, कौन सा, खेती का, और इससे ज्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी किसको, खेती को, तो वहां पर काल कौन सा आ जाता है, हमारा नवपाषाण काल। तो भाई अब आप लोग बता सकते हो कि मानव ने खेती करना किस काल में शुरू किया, नवपाषाण काल में। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। में लिख रहा है कि नवपाषाण काल की जानकारी सबसे पहले सर जॉन लुबाक है, शायद ही आग लिख दिया, लुबाक है। मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी, मैं लिख देता हूँ, क्या है, लुबाक, सर जॉन लुबाक। सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में दी थी। क्वेश्चन आपको इससे पर ये दो बन सकते हैं। एक तो आप तो बुक बुक से पूछ लेगा, एक तो आपसे कि भाई प्री हिस्टोरिक टाइम्स बुक किसकी है, तो भाई किसकी है, सर जॉन लुबाक की। या आपसे पूछ लेगा कि सर जॉन लुबाक की पुस्तक का क्या नाम है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स। या आपसे पूछ लेगा कि सर जॉन लुबाक ने किस वर्ष नवपाषाण काल की जानकारी हमें दी, तो किस वर्ष दी, 1865 में। या ये आपसे पूछ लेगा कि किस व्यक्ति ने नवपाषाण काल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, तो किसने दी थी, सर जॉन लुबाक ने। देखो यहाँ पर मैं नाम लिख दे रहा हूँ इसका, सर जॉन लुबाक। देखो थोड़ा टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, आप इसको देख लिया करें। सर जॉन लुबाक, कब, 1865 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अब देखते हैं क्या हम लोग इस काल के मानव के प्रमुख कार्य हैं। देखो पीछे की बात आपको समझ आ गई होगी। आदि मानव क्या करता है भाई, जब मध्य पाषाण काल में आदि मानव जिस समय था, तो क्या करता है, इधर से उधर भटकना पड़ रहा था, किस लिए, पशुओं के चारे की तलाश में। अब जब पशुओं के चारे की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, तो उसको मौसम परेशान करने लगे, क्या, ऋतुएं परेशान करने लगी, तो मौसम परेशान करने लगे। कहीं उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी है, कहीं उसे बहुत ज्यादा सर्दी लगने लगी है, और कहीं पर बारिश इतनी हो रही है कि उसे छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही है, और बारिश में जाड़े से, ठंड से वो कांप रहा है। ऐसा हो रहा है, तो आदि मानव क्या चाहता है कि अपने जीवन में स्थायित्व ढूंढने लगा है। और जैसे ही क्या करता है, और एक चीज और वो क्या करते थे, मध्य पाषाण काल में वो लोग जैसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाते थे, तो क्या करते थे, जो दूसरी जगह इन्होंने अपनी झोपड़ी छोड़ी है, उन झोपड़ियों में आग लगा जाते थे। क्या करते थे, आग लगा जाते थे। क्यों, क्योंकि भाई अगर इन्होंने इस झोपड़ी को ऐसे ही छोड़ दिया, इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई सांप भी आकर इसमें रह सकता है, कोई शेर चीता भी आकर के इसमें पड़ सकता है। अब भाई ये वाला जो टोली है, जो ये वाला इनका ग्रुप है, ये इसे छोड़कर गया है, हो सकता है कि दूसरी साइड से कोई ग्रुप आकर इसमें रहने लगे, और उसे पता ना हो कि इसके अंदर कोई हिंसक पशु भी है, तो वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए वो क्या करते थे, जो भी झोपड़ी होती थी उसको आग लगा कर चले जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी हेडिंग आपको दिख रही होगी ऊपर, कि इस काल में मानव के प्रमुख कार्य है। प्रमुख कार्य क्या थे, हमने बात की थी कि भाई नवपाषाण काल में प्रमुख कार्य क्या था, सबसे पहला कार्य कृषि करना, खेती को करना। भाई खेती करता था सबसे पहले, आपको हमने पहले ही बता दिया है कि नवपाषाण काल में खेती करता था, और मध्य पाषाण काल में प्रायोरिटी किसको देता था, पशुपालन को देता था, और पूरा पाषाण काल में प्रायोरिटी किसको दी जाती थी, हमारी शिकार को दी जाती थी। दूसरा काम था इसका पशुओं को पालना।
देखो यहाँ पर इसको दूसरे नंबर पर रख। तीसरा काम था पत्थर के औजारों को घर्षण और उन पर पॉलिश करना। देखो तीसरा काम पत्थर पत्थर के औजारों को घिसना, मतलब घर्षण का मतलब समझ रहे हो, घिसना और उन पर पॉलिश करना। अब वो क्या करने लगा, पत्थर के औजार पहले क्या होते थे उसके इसी तरह से सुडोल नहीं बन पाते थे, लेकिन वो अब क्या करने लगा है, उन्हें बनाकर उन पर पॉलिश भी करने लगा, उन्हें चमकदार बनाने लगा है। और उससे चमकदार क्यों बनाने लगा है कि भाई अब तो उसे क्या करना है, अब तो औजार अपने घर पर ही रखने, औजार अपने घर पर ही रखने हैं। अब शिकार करने के लिए जंगल में थोड़ी ही ना जाना है, जंगल में जाकर तो बस पशु पकड़ कर लाने हैं, पशु पकड़ने हैं, ठीक है, पशु पकड़ने हैं, घर उनको ले आना है, कहाँ पर लाना है, घर ले आना है, उन्हें पालना है, जैसे ही भूख लगेगी उन्हें छोटा कर लेना है वहीं पर। तो जब घर पर वो अपने औजार रखेगा तो क्या करेगा, आपने आप भी देखो इस समय अपने घर पर रहते होंगे तो बहुत अच्छी सुंदर सी चीजें अपने रूम में सजाते होंगे, अपने कमरे में अपने कमरे को सुंदर बनाने के लिए कोई पर्दे लगाता है, कोई फुलवाड़ी रखता है, कोई कुछ करता है, ये सभी काम आप लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। वैसे ही उसका जीवन भी होगा भाई, वो भी चाहता होगा कि हमारे घर में सुंदरता रहे और सफाई रहे। तो उसने क्या किया, औजारों को घिसना शुरू कर दिया और उन पर पॉलिश करना शुरू कर दिया। औजारों को जैसे ही वो घिसेगा, उन पर पॉलिश करेगा तो चमकदार हो जाएंगे, और चमकदार जब वो हो जाएंगे तो उसके घर में रखे हुए अच्छे भी लगेंगे। और फिर दूसरा, उसे कहीं बाहर जाना नहीं है, छोटे छोटे उसके औजार होंगे, घर पर ही पशुओं को छोटा कर लेना है, पशुओं का शिकार। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ रहा है। चौथी बात, शिकार करना व मृदभांड बनाना। देखो शिकार करना अभी भी नहीं छोड़ा है इसने, नवपाषाण काल में भी हल्का शिकार करता था वो, ठीक है, लेकिन खेती करना शुरू कर दिया है तो कुछ शिकार कम हो गया था। लेकिन मृदभांड बनाना, मृदभांड का मतलब होता है बर्तन, जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको बोला जाता है मृद भांड। मिट्टी के बर्तनों को क्या बोला जाता है भाई, मृद भांड। और जो मृद भांड होते हैं उनको बनाना शुरू कर दिया था किसने, इसी काल में, किसने, आदिमानव। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आती है कि भाई इसके जो कार्य थे, सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी जाती थी किसको दी जाती थी, यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज होती जाती है हर काल में। देखो हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं कि पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती थी भाई, किसको दी जाती थी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, शिकार को, ठीक है। और मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पशुपालन को, पशुपालन को। अब नव पाषाण काल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, हमारे कृषि कार्य को, ठीक है, खेती को, खेती को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके दूसरे नंबर पर रखा जाएगा पशुओं को पालना, और तीसरे नंबर पर जो औजारों को घिसता था और उन पर पॉलिश करता था, चौथे नंबर पर लास्ट में कर लेता था शिकार। और शिकार कर कर उन्हीं मृद भांड, जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते थे, उन्हीं में उसको भूनता या बनाता, जैसे भी करता था, उस मांस को खा लेता था। ठीक है, जैसे कि आज के समय में आप लोग प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, देखो आज के समय में ज्यादा प्रायोरिटी लोग देते हैं के बाद सरकारी नौकरी, और लास्ट में रखते हैं अपनी खेती को, तीसरे नंबर पर रखते हैं लोग खेती को। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस समय देते हैं लोग किसको, बिजनेस को, बिजनेस को। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर रखते हैं सरकारी नौकरी, अगर कोई नौकरी लगी हुई हो आपकी। तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारी खेती, आ जाती है खेती। ठीक है, चलिए अगला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपनी नवपाषाण काल से संबंधित स्थल, क्या कि नवपाषाण काल से संबंधित स्थल, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और गोल्डी हवा, ये गोल्डी हवा लिख रहा है यहाँ पर, गोल्डी हवा, गोल्डी हवा से सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से गेहूं की एवं जौ की जौ दोनों की तीन तीन किस्में। यहाँ पर मिस प्रिंट बहुत ज्यादा हो रहा है, देखो अगली वीडियो में ऐसा नहीं होगा, मिस प्रिंट नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि मेहरगढ़ से गेहूं की दो और जौ की तीन किस्में मिलती हैं, जिस जो कि हमें संकेत देते हैं, खेती के लिए जाने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मेहरगढ़ और कोल्डी हवा से सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से गेहूं की एवं जौ दोनों की खेती के किए जाने के संकेत मिलते हैं, और इनकी कुछ किस्में भी मिलती हैं भाई, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। इसके किए जाने के संकेत तो मिलते ही हैं, कुछ किस्में भी, तीन तीन किस्में मिलती हैं। जैसे कि आज के समय में गेहूं की कई किस्म होती हैं, कई कई क्वालिटी होती हैं, जौ की भी कई कई क्वालिटी होती हैं, उसी समय प्रकार वहाँ पर तीन गेहूँ मिले हैं। अब माना ये जाता है कि भाई ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम से ये नीचे दबे हुए हैं, तो भाई कुछ का रंग काला हो गया होगा, कुछ का रंग थोड़ा काला हो गया होगा, और कुछ अभी पहले की जैसी अवस्था में होंगे।
तो कह नहीं सकते कि अगर वो 3 किस्मी है या एक ही किस्म के हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत कई हजार साल पुरानी बात है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो खोज करता है वो भी क्या कह सकते हैं, कई हजार साल पुरानी, वो भी तो अनुमान ही लगा सकते हैं। और सबसे संकट वाली बात ये है कि ये पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ रहे हैं भाई, प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल वो काल कहलाता है जिसके कोई भी लिखित प्रमाण हम लोगों को नहीं मिल पाते हैं। तो भाई इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण ही नहीं मिले, तो अनुमान से ही तो काम लगा है किया जाएगा। अनुमान लगाएंगे लोग, उससे काम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। मेहरगढ़ और कोल्डी हवा से सबसे पहले खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपको क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से किस स्थान से खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं, और उसमें हमेशा मेहरगढ़ आता है, कोल्डी हवा भी इतना मेहरगढ़ आता है, ठीक है, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट पॉइंट, नवदा टोली मध्य प्रदेश से घास फूस व बांस के बने घर मिले हैं। देखो, घास फूस और बांस के बने घर, उस समय ईंटें तो नहीं थी, घास फूस और बांस के बने हुए घर ही मिलेंगे भाई। उस समय जब ईंटें नहीं थी, तो यही चीजें तो मिलेंगी हम लोगों को, यही चीजें मिलेंगी। अब यही चीजें मिलेंगी तो आप एक इस बात से अनुमान लगा सकते हो कि मध्य प्रदेश की एक जगह जिसका नाम है नवदा टोली, यहाँ से घास फूस और बांस के बने हुए घर मिले हैं। मतलब जब देखो, जब तो खोजा गया इतिहासकारों द्वारा, जब इसको खोजा गया तो समय में तो घास भी गल जाएगी, लेकिन जो बांस थे, बांस भी गल सकते हैं, लेकिन जो उनकी शेप होती है, शेप तो रह जाएगी ना। जो उनकी शेप होती है बांस की, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से बांस होता है, बीच में कोई ये गांठ सी बनी है ना, जहाँ पर सीधा होता है, फिर ये सीधा होता है, ठीक है, बीच में एक गांठ होती है, फिर एक यहाँ पर एक कोई गांठ सी इस तरह से बनी होती है, फिर सीधा हो जाता है, इस तरह से होता है ना, ठीक है। तो ये जो, अगर ये गल भी जाएगा तो ये इसका मिट्टी भी अगर इसकी बन जाएगी तो शेप तो इसी तरह से रहेगी ना, शेप तो इसी तरह से रहेगी। और इसके ऊपर जो घास फूस होगी, इस तरह से घास फूस डाली जाएगी, तो वो भी अगर गल भी जाएगी तो शेप तो रहेगी कि किस तरह से पड़ी है ये, ठीक है। तो उसी से अनुमान लगाया हमारे खोजकर्ताओं ने कि यहाँ पर क्या था, घास फूस और बांस के बने हुए घर मिले, कि वो उस समय का जो मानव था, क्या घास फूस और बांस के बनाकर घर भी रहता था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संगन कल्लू, कर्नाटक के पास, कर्नाटक से मैसूर के पास एक बेलारी जनपद, कर्नाटक में मैसूर के पास एक जनपद है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बेलारी। बेलारी जनपद के पास में संगन कल्लू, यहाँ से राख के टीले मिले। देखिए, हम बात कर रहे थे कि मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल की हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि जो आदि मानव था, जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था, क्यों, अपने पशुओं के चारे की तलाश में, एक जगह से दूसरी जगह जब जाता था, तो जो यहाँ की इनकी ये झोपड़ियाँ होती, ठीक है, यहाँ पर बना, जो इनकी ये झोपड़ियाँ होती थी, जाएगी कि नहीं? हाँ, बन गई, ठीक है, चलिए। जो इनकी ये झोपड़ियाँ होती थी, ठीक है, क्या करता था भाई, इनको आग लगा करके जाना पड़ता था, क्यों, एक जगह से दूसरी जगह आग लगा कर जाना पड़ता था, क्यों, क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर ये इस झोपड़ी को छोड़ करके गया तो इसके अंदर सांप भी आकर बढ़ सकता है, ठीक है, कोई शेर भी आकर के इसमें के अंदर बढ़ सकता है, कोई चीता भी आकर इसके अंदर बढ़ सकता है और अपना निवास स्थान बना सकता है। और कभी ऐसा हुआ कि भाई एक टोली तो यहाँ से चली गई, ये वाली टोली तो यहाँ से यहाँ पहुंच गई, हो सकता है कि कोई और टोली तलाश में आ रही हो, चारे की तलाश में आ रही हो, उसे लगा के भाई कुछ समय बाद यहाँ घास हो ही जाएगी, कि अब हमें यहाँ रुक जाना चाहिए, घर भी बना हुआ है। जैसे ही ये इसके अंदर बढ़ेंगे तो कोई सांप होगा, जहरीला सांप इनको काट सकता है, इनको हानि पहुंचा सकता है, हाथी इसमें आकर रह सकता है, ठीक है, शेर चीते इनको हानि पहुंचा सकते हैं। तो क्या करेंगे, क्या करते थे, हमेशा इनको आग के हवाले कर देते थे, इसको आग के हवाले कर देते थे, इसको जला दिया जाता, और जलाने के बाद इसको राख कर दिया जाता था। उसी राख के टीले हमें कहाँ से मिलते हैं, संगन कल्लू, कहाँ पर पड़ता है ये, मैसूर के पास, बेलारी जनपद कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में मैसूर के पास बेलारी जनपद है, जहां से मिलते हैं हमें राख के टीले। क्वेश्चन आपसे क्या बनता है कि निम्न में से किस जगह से राख के टीले प्राप्त होते हैं, कहां से प्राप्त होते हैं, संगन कल्लू से। राज्य की अगर बात करें तो कौन सा राज्य है हमारा, कर्नाटक। क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब वो लोग जाते थे, तो हमने बात की थी कि भाई आज के समय का मानव था वो, मॉडर्न, मॉडर्न टाइम का, ठीक है, जिसको बोला जाता है आधुनिक ढंग का मानव, होमो सैपियंस जिसको बोला जाता है,
होमोसेपियंस था वो। दिमाग तो दूरगामी सोच तो रखेगा, वो अपनी आगे की सोच करके चलेगा। उसे लगा के अगर कोई दूसरी टोली पीछे से अगर आ गई, ठीक है, दूसरे लोग पीछे से अगर आ गए और इसमें आकर के रहने लगे, तो हो सकता है कि इसके अंदर कोई शेर चीता भी हमारे इसी बीच कोई रहने लग जाए और उनको हानि पहुंचा दे, तो दूसरों को भी तो बचाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे। ये नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। देखो, कोल्डी हवा और मेहरगढ़ के बारे में हम लोग पढ़ा ही था भाई। सर्वप्रथम खेती के साक्ष्य मिले हैं। एक पॉइंट फिर से यहाँ पर आ गया। अगर आपसे पूछे कि गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो गेहूं के मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिले हैं भाई? मेहरगढ़ से। अगर आपसे पूछे कि चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हमें? कोल्डी हवा से। कहाँ से मिले? कोल्डी हवा से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट अलग इसीलिए रखा गया है क्योंकि मेहरगढ़ से कहाँ किस चीज़ के मिले थे? हमें मिले थे गेहूं के साक्ष्य, और हमारा कोल्डी हवा से मिलते हैं हमें किस चीज़ के? चावल के साक्ष्य। बात आपको याद रहनी चाहिए कि भाई कोल्डी हवा से क्या मिलते हैं हमें? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बिरयानी बनाने। ठीक है, आप बिरयानी बनाओ, खिचड़ी बनाओ, जो भी आपको बनाना है बना लेना, लेकिन अब फिलहाल आपको आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्या है हमारा? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर है कि नहीं है? और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम के पास में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान से, समाधान नहीं, समाधान से प्राप्त हुआ है। समाधान का मतलब समझते हो? कब्र। समाधान का मतलब होता है कब्र। जहाँ पर कब्र बनी हुई होती है उसको बोला जाता है, कब्र को बोला जाता है समाधान। जिसमें किसी को दफना दिया जाता है, जिस ऐसा गड्ढा जिसके अंदर किसी मृत शरीर को दफन कर दिया जाता है, जिस किसी मृत शरीर को दबा दिया जाता है, उसको बोला जाता है शवाधान। शव का मतलब आप समझते हो? मृत शरीर। और धान का मतलब आप समझ रहे हो? आधान का मतलब समझ रहे हो? ऐसा घर जिसके अंदर, या ऐसा गड्ढा जिसके अंदर मृत शरीर रखा हो। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये कुत्ते का कंकाल का साक्ष्य प्राप्त होता है। ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है कि इसके साथ में कुत्ता दफनाया गया। किसके साथ में? मानव के साथ में। अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ में क्या दफनाया जाए? कुत्ता दफना दे। इसे समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें, जब हम लोग मध्य पाषाण काल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा, मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने एक चीज पढ़ी, एक जगह पढ़ी थी उत्तर प्रदेश में, सराय नाहर राय। सराय नाहर राय क्या पढ़ी थी हमने भाई? उत्तर प्रदेश में एक जगह पढ़ी जिसका नाम था सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई सराय नाहर राय से सबसे पहले युद्ध के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य? युद्ध के भी साक्ष्य मिले कि यहाँ पर युद्ध हुआ। और हमने बात की थी कि जहां पर युद्ध होगा, जहां पर आप लड़ोगे तो किसी को चोट भी पहुंचने, और यहाँ पर हो रहा है युद्ध। युद्ध अगर होगा तो यहाँ पर हत्या भी जरूर होगी। तो सबसे पहले हत्या के साक्ष्य भी कहाँ मिले? सराय नाहर राय में मिले। और जब हत्या होगी तो भाई क्या होगा? सबको दफनाया भी जाएगा, समाधान भी प्राप्त होंगे। और हम ही ने बात की थी कि सराय नाहर राय में ही एक समाधान से पुरुष के साथ, पुरुष के साथ स्त्री को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। आपका पीछे का रिपीट करा रहे हैं हम, पिछली वीडियो का यहाँ पर रिपीट करा रहे हैं। आप वीडियो जाकर के जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगा पूरा जो हमारा पाषाण काल है, जो पूरा हमारा स्टोन एज है, जो स्टोन एज है ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। कब? जब आप हमारी ये तीनों वीडियो देख लोगे। जब आप हमारी ये तीनों वीडियो देखोगे तभी आपको पूरा स्टोन एज समझ आ जाएगा और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमने इससे क्या अनुमान लगाया था, इतिहासकारों ने क्या अनुमान लगाया था, जो हमारे खोज करता थे, कि भाई जहाँ पुरुष के साथ स्त्री दफनाई जा रही है तो कोई ना कोई उनकी परंपरा होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि जगह कम थी कि तो इसलिए दफना दिए, ऐसा तो नहीं है। जगह तो काफ़ी थी, इतनी तो जनसंख्या नहीं थी जब, आज के मुकाबले तो बहुत कम होगी। ठीक है, तो आज के समय में जब एक ही एक दफनाया जाता है तो भाई उस समय तो हो सकता है एक आदमी को 3 जगह भी दफना सकते थे। एक जगह से दूसरी जगह निकाल कर एक साथ तो नहीं दफना सकते। ठीक है, तो हो सकता है कि 3 जगह दफना देते, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पुरुष के साथ स्त्री भी दफनाई जा रही है, जगह तो कम नहीं थी। क्या हो सकता है कि उनकी कोई ना कोई परंपरा होगी, कोई ना कोई परंपरा जरूर होगी। किसकी? मध्य पाषाण काल के लोगों की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बुर्ज होम से करता, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं क्या, श्रीनगर के पास बुर्ज होम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समाधान से प्राप्त हुआ है। तो यह भी तो इनकी कोई ना कोई परंपरा हो सकती है।
इसकी की भी तो कोई ना कोई ये परंपरा हो सकती है। जैसे कि आज के समय में हम मृत शरीर को गंगा जी पर लेकर के जाते हैं, ठीक है, को अग्नि के हवाले करते हैं, फिर बाद में अस्थियां ले जाकर गंगा जी में बहाते हैं, काम करते हैं सब। और फिर जब हमारे मुंडन में कोई की डेथ हो जाती है तो उसको लेकर के कब्रिस्तान जाते हैं, दफनाया जाता है। तो सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं होती हैं, किस किस परंपरा से दफनाना है, किससे क्या करना है, किसी से अंतिम संस्कार करना है, सभी की अपनी परंपराएं होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो उसी तरह उनकी भी तो कोई ना कोई परंपरा होगी। जब उनकी भी कोई ना कोई परंपरा होगी तो भाई इसको कह सकते हैं कि भाई ये तो इनकी कोई क्या है, परंपरा। और इसको क्या मान लिया गया, इनकी कोई परंपरा है। बस हमसे क्वेश्चन क्या आता है कि किस जगह से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त होता है, या कुत्ते को दफनाने की प्रथा मिलती है बुर्ज होम, कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बुर्ज होम से ही गर्तावास। गर्तावास का मतलब, गर्त का मतलब होता है गड्ढा, क्या, गड्ढा, ठीक है। गर्तावास यहाँ पर भी लिख रहा है, देखो गड्ढे वाले घर की घर भी प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से एक ऐसी चीज प्राप्त हुई जो वहां पर गड्ढा बना हुआ है, क्या, गड्ढा बना हुआ है, और इसके ऊपर से ऐसा मान के चलो जैसे कि ये कोई झोपड़ी बनी हुई है, जैसे कि ये कोई झोपड़ी बनी हुई है, ठीक है। ये गड्ढा बना दिया, यहाँ पर देखे कोई गड्ढा है, ठीक है, और इसके ऊपर से कोई अलग से इन्होंने एक झोपड़ी बना दी, बन गई साहब झोपड़ी, बना दी झोपड़ी। ये नीचे गड्ढा है, अब यहाँ से कोई बढ़ेगा अंदर तो यहाँ पहले जा चला जाएगा कहाँ पर, गड्ढे में। इस तरह से कुछ मिला के गड्ढे के ऊपर बने हुए घर हैं, तो उनमें क्या बोला गया, गर्तावास। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, आवास का मतलब होता है घर। गड्ढे वाले घर कहाँ से प्राप्त होते हैं, बुर्ज होम से प्राप्त होते हैं। कहाँ से, बुर्ज होम से। अब देखो हम क्या बात कर रहे हैं भाई, कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, बुर्ज होम से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। भाई किसी गड्ढे में ही प्राप्त हुए होंगे, जिसे शवाधान बोला जाता है, कब्र बोला जाता है, ठीक है। किसी गड्ढे में उन्हें कंकाल मिल रहे हैं, किसके, कुत्ते के, और उसके साथ साथ मानव के कंकाल मिल रहे हैं, तो रहते भी कहाँ पर हैं वो लोग, गड्ढे में ही रहते होंगे। जब गड्ढे को इतना मान रहे हैं तो लोग गड्ढे में ही रहते होंगे, और दोनों काम कहाँ पर हो रहे हैं, बुर्ज होम में ही हो रहे हैं। तो आपको याद करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बुर्ज होम से ही हमें क्या मिलता है, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिलता है, और बुर्ज होम से ही गर्तावास मतलब गड्ढे वाले घर मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बुर्ज होम से विविध प्रकार के मृद भांड। विविध मतलब कई प्रकार के मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है बर्तन, जो उस समय के मिट्टी के बर्तन होते थे, के जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं उनको बोला जाता है मृद भांड। वह पत्थर के साथ साथ हड्डियों के बने औजार। देखो पत्थर के बने हुए औजार तो मिले ही हैं यहाँ से, हड्डियों के बने हुए औजार, गेहूं और जौ के अलावा मसूर के भी साक्ष्य मिले। मसूर, मसूर तो आप समझते हो, मसूर की दाल, दाल होती है ना मसूर की, ठीक है, मसूर तो आप खाते भी होगे, ठीक है। तो क्या मसूर के भी साक्ष्य मिलते हैं कहाँ, देखो बुर्ज होम से कितनी चीजें मिल रही हैं। एक तो मिल गया हमें मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल, दूसरा मिल गया हमें गड्ढे वाले घर, और तीसरा हमें यहाँ से कई प्रकार के मृद भांड मतलब बर्तन मिल गए। दूसरा पत्थर के बने हुए औजार तो मिले ही, उसके साथ साथ हड्डियों के बने हुए औजार भी मिल गए। भाई जिन पशुओं का वो शिकार करते थे, ठीक है, आदि मानव जिन पशुओं का शिकार करता था, तो जो उसकी हड्डियां बचती थी ना, जो उसकी बोन बचती थी, उन हड्डियों का क्या करता था वो, उन हड्डियों के औजार बना लेता था। क्या बना लेता था, औजार बना लेता था, और औजार बनाकर आगे शिकार करने के लिए। वही पत्थर के औजार के साथ साथ हड्डियों के बने औजार भी हमें कहाँ से मिलते हैं, बुर्ज होम से ही मिलते हैं। और बुर्ज होम से ही गेहूं और जौ के अलावा मसूर के साक्ष्य भी मिलते हैं। गेहूं और जौ के तो मिलती है, गेहूं और जौ के देखो हमने सबसे पहले कह दिया आपको, गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में, और चावल के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ, कोल्डी हवा में। कहाँ पर, कोल्डी हवा में। और जौ के साक्ष्य भी सबसे पहले कहाँ से, मेहरगढ़ से ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मसूर के जो साक्ष्य अगर हमसे पूछा जाएगा, तो मसूर के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं, हमें बुर्ज होम से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट को, नेक्स्ट को, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है ये, आपको नहीं दिख पा रहा होगा, मान भारतीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में स्थित। तो यहाँ पर ये ब्लैक हो गया था, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, भारतीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में। देखो ये बात क्यों लिखी हम, ये बात क्यों लिखी,
भाई इससे रिलेटेड तो नहीं है कि सर ये तो बात किससे रिलेटेड है, ये तो हमारी जियोग्राफी की बात है, ये आपने यहाँ पर क्यों लिखी? इसलिए लिखी कि भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, मानव की ही तो कर रहे हैं। उसके बारे में जितना भी अध्ययन किया जाएगा, कहाँ पर, हमारे देश में संग्रहालय में किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? भाई जितना भी संग्रह अध्ययन किया गया होगा आदि मानव के बारे में भी संग्रहालय में बैठकर ही तो किया गया होगा। संग्रहालय में बैठकर किया गया होगा तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भारतीय मानव संग्रहालय है कहाँ, कहाँ पर है? भोपाल, मध्य प्रदेश में एक जगह है, का नाम है भोपाल, भोपाल में स्थित। ठीक है, देखिए यहाँ पर हो जाता है हमारा क्या, नवपाषाण। अब देखो, नवपाषाण काल में जब मानव आ जाता है और खेती करना शुरू कर देता है, अगली कहानी आप सुनिए, आगे की तरफ हम लोग कैसे खेती करना जब शुरू कर देता है तो मानव खेती में कड़ी मशक्कत करता है, कड़ी मशक्कत करता है। देखो आज के समय में क्या होता है, आज का जो किसान होता है क्या करता है, आज के समय का किसान इतनी ज्यादा मेहनत करता है आपको खाना देने के लिए, केवल अपने लिए नहीं, पूरे देश को खाना देने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करता है। पहले अपनी जमीन को जोतेगा, ठीक है, जोतेगा, ठीक है, बीज लाएगा, खाद डालेगा उसमें, उसके बाद फिर खाद के साथ साथ फिर बीज डालेगा, उसकी निराई गुड़ाई करेगा, उसकी सिंचाई करेगा, तब जाकर फसल पकती है और तब जाकर आपकी थाली तक खाना पहुंच पाता है। बहुत ज्यादा कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उस समय भी कड़ी मशक्कत। आदि मानव क्या चाहता है, जब हम इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, हमें चाहिए कि हमारी खेती और अच्छी हो जानी चाहिए। जब कड़ी मेहनत हम लोग करेंगे तो हम चाहेंगे कि मेहनत के अनुसार हमें क्या मिले, हमें फल भी मेहनत के अनुसार मिल जाए। मेहनत के अनुसार हम लोग अपना फल भी तो चाहते हैं कि जितनी हम लोग मेहनत करें कम से कम उतनी हमें मजदूरी भी तो मिलनी चाहिए। तो इसने क्या किया, ये अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज खोजने लगा जिससे कि ये क्या खेती को अच्छी कर सके। तभी इसके हाथ एक चीज लग जाती है जिसको बोला जाता है तांबा। क्या बोला जाता है? तांबा। और जैसे ही इसने तांबे का प्रयोग किया और तांबे को हल में लगाया, इसने हल में अपने किसको लगा लिया, तांबा धातु को लगा लिया, तो इसकी खेती अच्छी फूलने फलने लगी, खेती अच्छी होने लगी। और हमने देखा कि भाई लकड़ी या हल हल किसके होते होंगे, पत्थर या लकड़ी के। देखो पाषाण काल में, जो पाषाण काल में प्रयोग किया जाता है कौन सा, कौन सी चीज, केवल और केवल पत्थर। कौन सी चीज, केवल और केवल पत्थर। लेकिन अब यहाँ पर आकर पत्थर के साथ साथ क्या जुड़ गया, तांबा जुड़ गया। क्या जुड़ गया साहब हमारा, तांबा जुड़ गया। पत्थर, पत्थर प्लस तांबा, क्या जुड़ गया, तांबा जुड़ गया। तो भाई जहां पर हम पढ़ रहे थे पाषाण काल, अगर पाषाण काल है मतलब स्टोन एज है, स्टोन एज है, तो केवल पत्थर को ही पढ़ेंगे। लेकिन अब क्या आ गया हमारा यहाँ पर, तांबा भी आ गया। जब दूसरी धातु अगर जुड़ गई, नई धातु जुड़ गई, तो टॉपिक भी हमारा इतिहास में नया जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? आप बताइए, हमारे इतिहासकार तो बिल्कुल बैठे हैं ना, तो आप कोई नया काम करो हम नया टॉपिक जोड़ेंगे। आप कोई नया काम तो करके दिखाओ, हम नया टॉपिक जोड़ देंगे। तो जैसे ही उन्होंने नई धातु जोड़ी तांबा, उन्होंने एक नया टॉपिक जोड़ दिया जिसका नाम था ताम्र पाषाण। क्या नाम था भाई, ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण, ताम्र का मतलब है तांबा, ठीक है, और पाषाण का मतलब है पत्थर। मतलब पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग, तो इसको कह दिया गया ताम्र पाषाण काल। और ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। और आप अपनी इस वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और जहाँ पर आपको लगे कि भाई सर आपको ये नहीं ये करना चाहिए था, आप कमेंट में करके हमको बता दीजिए। धन्यवाद क्लास।